सो द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, तो हमारे बुक में ये जो स्टोरी दे रखा है इसका मेन पर्पस है कि हमें प्रोडक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में पता चले। और ये जो स्टोरी है वो एक हाइपोथेटिकल विलेज के बारे में, यानी कि एक इमेजिनरी विलेज के बारे में है जिसका नाम है पालमपुर, और जहाँ पर फार्मिंग जो है वो एक मेन एक्टिविटी है। इस विलेज में बहुत सारे अदर एक्टिविटीज़ भी लोग जो है वो करते हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डेयरी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एट्सेट्रा, लेकिन इन सभी को वो लोग लिमिटेड स्केल में ही करते हैं। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ पालमपुर। पालमपुर जो है वो वेल कनेक्टेड है अपने नेबरिंग विलेजेस और टाउन्स के साथ। रायगंज जो कि एक बहुत ही बड़ा विलेज है और वो 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। एंड ऑल वेदर रोड जो है वो पालमपुर को रायगंज से कनेक्ट करता है और इसके आगे वो एक छोटे से टाउन को भी कनेक्ट करता है जिसका नाम है शाहपुर। बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो आपको इस विलेज के रोड में दिखाई देंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम बुलेट कार्ट्स, टोंगास, बोगीज जो कि वुडन कार्ट होता है जिसको बफेलो के द्वारा चलाया जाता है, लोडेड विथ जैगरी यानी कि गुड़, उसको लोड किया जाता है जैगरी से यानी कि गुड़ से लोड करके उसको यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और भी बहुत तरह के मोटर व्हीकल्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मोटरसाइकिल्स हो गए, जीप्स हो गए, ट्रैक्टर हो गए, ट्रक्स हो गए, तो ये सभी आपको रोड पर चलते हुए दिखेंगे। इस विलेज में 450 फैमिलीज़ है जो कि अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती है। 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द लैंड विलेज में है उसको ओन करती है। उनके जो घर है वो क्वाइट लार्ज है और वो सभी ब्रिक से बने हुए हैं विथ सीमेंट प्लास्टरिंग। जो विलेज में एससी है यानी कि जो दलित्स है वो पूरे पॉपुलेशन से 1/3 है और वो एक कॉर्नर, विलेज के एक कॉर्नर में रहते हैं और उनके जो घर है वो बहुत ही छोटे हैं और वो मड और स्ट्रॉ से बने हुए हैं। बहुत सारे घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस है, ट्यूबवेल्स को वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है जिससे वो लोग इरिगेशन करते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस भी इस विलेज में किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल भी है। पालमपुर में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पर बीमार लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये है पालमपुर का सिनेरियो। तो ये जो स्टोरी है पालमपुर का, ये हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो होते हैं विलेजेस में उनके बारे में बताता है। तो इंडिया में जो फार्मिंग है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होता है विलेजेस में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का मेन एम क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, गुड्स और सर्विसेज बनाना, और इसका 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स होता है। पहला है लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। सेकंड है लेबर। थर्ड है फिजिकल कैपिटल सच एज टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल्स, मनी। और बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन के प्रोसेस में, तो मनी भी इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, यानी कि मनी की भी ज़रूरत होती है। तो ये दोनों जो है यानी कि मनी और रॉ मटेरियल, इन्हें वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मनी और रॉ मटेरियल है वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं। वहीं जो मशीन्स, बिल्डिंग्स और टूल्स हैं इन सभी को फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें हम बहुत सालों तक यूज़ कर सकते हैं और ये प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़अप नहीं हो जाते, ख़त्म नहीं हो जाते। तो रॉ मटेरियल्स और मनी को वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, वहीं टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स को फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। ओके, तो फोर्थ रिक्वायरमेंट जो है यानी कि फोर्थ जो एसेंशियल कंपोनेंट है प्रोडक्शन प्रोसेस का वो है ह्यूमन कैपिटल। तो ये जो लैंड है, लेबर है और ये जो फिज़िकल कैपिटल है, इन सभी को अच्छे से यूटिलाइज़ करना और एक आउटपुट प्रोड्यूस करना, तो इसके लिए एक ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत होती है। सो फार्मिंग इन पालमपुर, लैंड इज़ फिक्स्ड। तो पालमपुर में जो विलेजर्स है उनका मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है? वो है फार्मिंग, और फार्मिंग से ही उनका वेलबिंग जो है वो डिसाइड होता है कि कितना प्रोडक्शन होगा उनके फार्म्स में, उससे उनका वेलबिंग डिसाइड होता है। बट देयर इज़ अ बेसिक ऑब्स्टैकल इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन, यानी कि उनका फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज़ होने में एक छोटा सा ऑब्स्टैकल है, प्रॉब्लम है। वो ये है कि लैंड एरिया जो है उनके पास प्रोडक्शन के लिए वो फिक्स्ड है। सेकेंड पॉइंट कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वो सेम पीस ऑफ लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को उगा सके।
तो रेनी सीज़न में जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ज्वार और बाजरा उगाते हैं और अक्टूबर और दिसंबर के बीच में वो लोग पोटैटो का कल्टीवेशन करते हैं। विंटर के सीज़न में जो फार्मर्स हैं वो वीट उगाते हैं और अपने कुछ पार्ट ऑफ लैंड में वो लोग शुगर केन को हार्वेस्ट करते हैं वंस अ ईयर। तो पालमपुर में वेल डेवलप्ड इरिगेशन होने की वजह से जो फार्मर्स हैं वो 3 अलग अलग क्रॉप्स उगा पाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो सिस्टम है इरिगेशन का वो बिल्कुल ही बदल चुका है। अब फार्मर्स जो है वो कम टाइम में अपने बड़े फील्ड को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इरिगेट कर पाते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स एक पीस ऑफ लैंड में एक से ज़्यादा क्रॉप्स का उगाना एक साल के अंदर, उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। दूसरा तरीका है हाई यील्ड प्रोडक्शन करने का, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने का, वो है मॉडर्न फार्मिंग। तो 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन की वजह से जो इंडियन फार्मर्स हैं वो अब राइस और वीट को HYV सीड्स से उगा पाते हैं, यानी कि राइस और वीट उगाने के लिए वो लोग HYV सीड्स का यूज़ करते हैं, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज़ करते हैं। अब HYV सीड्स का फ़ायदा क्या है? तो HYV सीड्स जो है वो आपको प्रॉमिस करते हैं कि एक सिंगल प्लांट से आपका ग्रेन्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा, यानी कि एक सिंगल प्लांट से आपका ग्रेन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में निकलेगा। एज अ रिज़ल्ट वही पीस ऑफ लैंड है, लेकिन अब आपका प्रोडक्शन जो है वो पहले के मुकाबले अब ज़्यादा हो रहा है। तो यही HYV सीड्स का फ़ायदा है। हाउएवर HYV सीड्स को ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना बेस्ट रिज़ल्ट दे सके। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट है हमारा, विल द लैंड सस्टेन? क्या लैंड जो है वो सस्टेनेबल बना रहेगा? तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की वजह से जो लैंड है उसका जो बेस है वो ज़्यादा ओवर यूज़ हो जाता है। केमिकल फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा यूज़ होने की वजह से जो सॉइल है वो अपना फर्टिलिटी खोता जा रहा है और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर जो है वो कम होते जा रहे हैं और उनको रिस्टोर करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, यानी कि पालमपुर के जो फार्मर्स हैं उनके बीच में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि लैंड जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है फार्मिंग के लिए। अनफॉर्चुनेटली जितने भी लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उन सभी के पास सफिशिएंट लैंड नहीं होता कल्टीवेशन के लिए। पालमपुर में 450 में से 1/3 फैमिलीज़ जो है, यानी कि 150 फैमिलीज़ वो लैंड लेस है, यानी कि वो दलित्स फैमिलीज़ है जिनके पास अपना लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए। 240 फैमिलीज़ जो है वो एक छोटे से प्लॉट ऑफ लैंड में कल्टीवेशन करती हैं जो कि 2 हेक्टेयर से भी छोटा है। और पालमपुर में 60 फैमिलीज़ मीडियम और लार्ज फार्मर्स की है जो कि कल्टीवेशन करती हैं मोर देन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड में, यानी कि 2 हेक्टर से भी ज़्यादा लैंड में वो अपना कल्टीवेशन करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हु विल प्रोवाइड लेबर? अब लेबर कहाँ से आएंगे? स्मॉल फार्मर्स कल्टीवेट देयर ओन लैंड। स्मॉल फार्मर्स जो है वो अपना खुद का ज़मीन कल्टीवेट करते हैं। मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो है वो लेबर्स को हायर करते हैं ताकि उनका फील्ड जो है, उनका जो लैंड है वो कल्टीवेट हो पाए, जो कि या तो लैंडलेस फैमिली से आते हैं या फिर उन फैमिलीज से आते हैं जिनके पास छोटा प्लॉट ऑफ लैंड है, बहुत ही छोटी ज़मीन है। तो फार्म लेबर्स, यानी कि जो लेबर्स आते हैं बिग फार्मर्स के लैंड पर कल्टीवेशन करने के लिए, उनके पास कोई राइट नहीं है, उनके पास कोई हक नहीं है कि जो क्रॉप वो लोग उगा रहे हैं उसको वो यूज़ कर सकते, ले सकते हैं। उनको क्या किया जाता है, उनको वेजेस प्रोवाइड किया जाता है जो कि आइदर इन कैश होता है या फिर किसी काइंड के रूप में, यानी कि या तो वो क्रॉप्स दे देते हैं या फिर कुछ उनको दे देते हैं उनके काम के बदले में। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील ऑल्सो, कभी कभी उनको मील भी दे दिया जाता है। तो ये जो वेजेस है ये वैरी करता है फ्रॉम रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप, वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर। तो ये वैरी करता है कि वो कैसा, किस रीजन में उगा रहे हैं, कैसा क्रॉप उगा रहे हैं और कैसा फार्म एक्टिविटी वो कर रहे हैं। तो जो फार्म लेबरर्स होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है या तो डेली बेसिस पे या फिर एक पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी के लिए, जैसे कि हार्वेस्टिंग के लिए और फॉर द होल ईयर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के लिए बहुत कैपिटल की ज़रूरत होती है, ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है।
तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो मनी बोरो करते हैं लार्ज फार्मर से या फिर विलेज मनी लेंडर से या फिर ट्रेडर से, जो उनको बहुत सारे इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं कल्टीवेशन के लिए। और वो जो लोन उन्हें देते हैं वो उनका इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा ही हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड, जो मीडियम और लार्ज फार्मर हैं वो अपना खुद की सेविंग से अपने फार्मिंग को चलाते हैं और वो अपने कैपिटल को भी अपने ही पैसों से अरेंज कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास छोटा लैंड होता है, छोटी ज़मीन होती है, तो उनका जो कल्टीवेशन है, जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत कम होता है। तो पहले वो क्या करते हैं, अपने फैमिली कंजम्पशन के लिए ग्रेन्स वगैरह निकाल लेते हैं, उसके बाद जो सरप्लस बचता है उसको वो लोग सेल करते हैं। तो उनका जो सरप्लस निकल कर आता है वो बहुत ही कम होता है। वहीं जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास बड़ी ज़मीन है तो उनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, तो उनका ज़्यादा सरप्लस निकलता है और वो ज़्यादा मार्केट में सेल कर पाते हैं। तो ये जो मार्केट है वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स की वजह से ही चलता है, क्योंकि उनका प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होता है। नाउ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। फार्मिंग के अलावा जो एक्टिविटीज़ है पालमपुर में वो क्या है। 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर, जो पालमपुर में रहते हैं और काम करते हैं, वो एग्रीकल्चर के अलावा कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि तो पहला है डेयरी, जो कि अदर कॉमन एक्टिविटी है। तो अदर देन एग्रीकल्चर के अलावा कुछ लोग जो है वो डेयरी में इन्वॉल्व होते हैं और वो मिल्क को नियर बाय विलेज में सेल करते हैं। तो दूसरा है एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो जैसा कि सिटीज़ और टाउन्स में होता है कि बिग बिग फैक्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है, लेकिन पालमपुर में जो लोग स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो बहुत ही सिंपल मेथड्स यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और वो ज़्यादातर अपने घरों में या फिर खेतों में ही मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं और बहुत ही रेयरली लेबर्स को हायर किया जाता है। तीसरा है द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। तो पालमपुर के जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो बहुत सारे गुड्स को होलसेल मार्केट, सिटीज़ में जो होलसेल मार्केट्स है वहाँ से बहुत सारे गुड्स खरीद लेते हैं और फिर वो उन्हें विलेजेस में सेल करते हैं। बहुत सारे वो सामान होलसेल मार्केट से खरीद लेते हैं और फिर वो उन्हें विलेजेस में सेल करते हैं। जो विलेज में जनरल स्टोर होता है उसमें बहुत प्रकार के आइटम्स जो है वो सेल किए जाते हैं, बहुत वाइड रेंज ऑफ आइटम्स जो है वो सेल किए जाते हैं, जैसे कि राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इवन सम टाइप्स ऑफ क्लॉथ भी सेल किया जाता है। यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आइटम जो है वो लोग सेल करते हैं। चौथा है ट्रांसपोर्ट और फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। तो बहुत सारे व्हीकल्स जो है वो रोड्स के थ्रू पालमपुर को रायगंज से कनेक्ट करते हैं। तो लोग जो है वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रिक्शा, टांगा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, ट्रेडिशनल बुलक कार्ट और बोगी, ये सारे सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो वो लोग पीपल को और गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, और बदले में उन्हें पेड किया जाता है, उन्हें पैसा मिलता है।